प्रिय विद्यार्थियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास के पहले लेक्चर में अपन ने पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण व परिणाम के बारे में अध्ययन किया था। तो थोड़ा बहुत वापस उसी लेसन को रिपीट करना चाहता हूँ मैं। तो देखिए, पानीपत के युद्ध कितने हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। पहला 21 अप्रैल 1526 किस किस के मध्य? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। लोदी वंश का अंतिम शासक था। द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 किस किस के मध्य हुआ था? अकबर व हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसमें बाबर विजयी हुआ था, इसमें अकबर विजयी हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में किस किस के मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठे कौन कौन थे? सदाशिव व विश्वासराव। इसमें किनकी विजय हुई थी? इसमें विजय हुई थी अहमद शाह अब्दाली की, और मराठों का वर्चस्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। तो आज जो नया लेसन लेंगे उस लेसन का नाम है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी उसी के साथ ही देखिए, हम अंग्रेजों के वर्षों तक गुलाम रहे थे। तो जहां हम अंग्रेजों के गुलाम रहे थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है बंगाल। इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है क्योंकि बंगाल में जैसे ही अंग्रेजों ने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की उसी के साथ ही यह तय हो गया था कि भारत अब अंग्रेजों का गुलाम होना निश्चित है। तो देखिए, बंगाल के बारे में पहले कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। बंगाल सल्तनत काल के दौरान सल्तनतकालीन शासकों के अधीन था, फिर मुगल शासकों के अधीन रहा, फिर बाद में कहा जाता है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। इसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, यानी किसी के अधीन नहीं था। मुर्शिद कुली खां के पश्चात कहा जाता है कि अन्य जो बंगाल के नवाब हुए थे वो भी अयोग्य थे, योग्य थे, जैसे अंतिम अलीवर्दी खां, यह भी एक योग्य शासक था। और इसके समय तक भी अंग्रेजों ने साहस नहीं किया कि हम बंगाल पर अपनी शासन सत्ता स्थापित कर सके, बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर सके। तो कहा जाता है कि शाह शुजा, जो कि शाहजहां का पुत्र था, इसने पहली बार अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बाद कहा जाता है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, और अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात इसके कोई पुत्र नहीं था। अतः इसका जो नातिन था
जिसका नाम था सिराजुद्दौला। वो बंगाल का अगला नवाब बना। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस प्रकार हुई। इससे पहले बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक बंगाल में शासकों का निष्पक्ष राज चलता था। इसका जो नातिन था सिराजुद्दौला, वो अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब बना। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बना, उससे पहले ही अंग्रेजों को शाहजहां के पुत्र शाह शुजा ने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो अब देखिए, अपना जो टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, इस बंगाल में सिराजुद्दौला व अंग्रेज के मध्य जो आपसी संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों को जो सफलता प्राप्त हुई, उसी के साथ ही बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना प्रारंभ हुई। यानी यूं कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव प्लासी के युद्ध, जो कि सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था, के साथ ही स्थापना हुई थी, नींव की स्थापना हुई। तो अब देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। नवाब बनते ही अंग्रेजों के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तो सिराजुद्दौला का शासन माना जाता है, शासनकाल 1756 से 1757 ईस्वी, मात्र अल्प समय तक इसने शासन किया। तो कहा जाता है कि सिराजुद्दौला अपने नाना अलीवर्दी खां की तरह ही एक योग्य था, महत्वाकांक्षी था, और ये नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का अंग्रेजों का हस्तक्षेप उसके प्रशासन में हो। अतः इसी महत्वाकांक्षा के कारण अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके पीछे कुछ कारण भी थे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारण। सिराजुद्दौला नवाब बना 1756 ईस्वी में और महत्वाकांक्षी था, नहीं चाहता था अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़े। अतः सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। तो संघर्ष जो उत्पन्न हुआ, उसके लिए इतिहासकार कुछ कारण भी बताते हैं। जैसे पहला कारण माना जाता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण से तात्पर्य यह है कि अंग्रेज चाहते थे भी यहाँ की शासन सत्ता अपने हाथों में लें और यहाँ का जो नवाब है वो मात्र कठपुतली शासक बन जाए। लेकिन सिराज महत्वाकांक्षी था, तो अंग्रेजों की जो आंतरिक इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों को अपने पक्ष में करना प्रारंभ कर लिया और सिराजुद्दौला के विरुद्ध उन्होंने अंग्रेजों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। यानी क्या कारण था, राजनीतिक कारण। सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को या विरोधियों को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में करना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात सेकंड कारण माना जाता है उचित सम्मान ना देना। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना था तो उस दौरान जब इसका राज्याभिषेक किया जा रहा था तो अंग्रेजों ने उचित सम्मान नहीं किया, क्योंकि एक कहा जाता है कि नवाब बनते समय शिष्टाचार के तहत मुलाकात की जाती है, भेंट उपहार नजरा वगैरह दिया जाता है। ऐसा कुछ भी सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने नहीं किया। यानी सार ये है कि अंग्रेजों ने नवाब बनते समय सिराजुद्दौला को उचित सम्मान नहीं दिया, इसलिए भी सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज थे। तीसरा, निरीक्षण नहीं कराना। यानी
सिराजुद्दौला चाहता था कि कोट कासिम में एक फैक्ट्री थी। सिराजुद्दौला ने इच्छा थी सिराजुद्दौला की कि वो कोट कासिम स्थित फैक्ट्री का निरीक्षण करें, और अंग्रेजों ने क्या किया, निरीक्षण करवाने के लिए मना कर दिया। जबकि बंगाल का नवाब था, नवाब को अंग्रेजों ने मना कर दिया, भाई हम आपको इस फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं करने देंगे। चौथा कारण माना जाता है कलकत्ता में किलेबंदी। कलकत्ता में एक किला था, फोर्ट विलियम किला जिसका नाम था। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने क्या किया, फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी करके अपनी स्थिति मजबूत करना प्रारंभ कर दी। यानी अंग्रेजों को यह विश्वास हो चुका था कि सिराजुद्दौला से संघर्ष निश्चित है, अतः उन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम किले में अपनी स्थिति मजबूत कर दी, किलेबंदी प्रारंभ कर दी। इससे भी सिराजुद्दौला नाराज हुआ। पांचवा कारण था दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। दस्तक प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दस्तक प्रथा से आप क्या समझते हैं? दस्तक प्रथा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 1717 में क्या हुआ था, फर्रुखसियर उस समय मुगल शासक था। तो 1717 में फर्रुखसियर जो कि एक अयोग्य शासक था, नहीं उसे उचित राजस्व प्राप्त होता था, अतः इसने क्या किया, अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति दे दी, जिसे कहा जाता है दस्तक प्रथा या दस्तक पत्र। तो क्या है दस्तक प्रथा या दस्तक पत्र? दस्तक प्रथा से तात्पर्य है कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करने की अनुमति दे दी। उसे ही इतिहास में दस्तक प्रथा या दस्तक पत्र कहा जाता है। तो कहा जाता है कि अंग्रेज इस दस्तक पत्र या दस्तक प्रथा का दुरुपयोग करने लगे। यानी कंपनी का व्यापार तो होता ही था, लेकिन साथ ही साथ ये होने लगा कि अंग्रेज अपना निजी व्यापार भी करने लगे।